हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एक्टिवेशंस ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज कि एडिनाइलेट साइक्लेज का एक्टिवेशन कैसे होता है। देखिए, जब एक बार एडिनाइलेट साइक्लेज एडिनाइलेट काइनेज एडिनाइलेट काइनेज जब एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, कैटेलाइज करता है प्रोडक्शन किसका, साइक्लिक एएमपी का फ्रॉम एटीपी। हम जानते हैं एटीपी क्या है। एटीपी एनर्जी का मॉलिक्यूल है जिसको हम एडिनोसाइट ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं। सो साइक्लिक एएमपी यहाँ पे एक सेकंड मैसेंजर होता है, एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को, जिसको हम पीकेए के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, जो पीकेए होता है ये प्रेजेंट होता है एज इनएक्टिव टेट्रामेरिक होलो एंजाइम एंड इसमें दो कैटालिटिक यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ इसके पास दो रेगुलेटरी यूनिट्स हैं जिसको हम C2R2 भी बोलते हैं। जब बाइंडिंग होती है यहाँ पे साइक्लिक एएमपी की, सो it binds to the regulatory units of the protein kinase, जिससे कि डिसएसोसिएशन हो जाता है between the regulatory and catalytic subunits। फिर क्या होता है, ये एक्टिवेट्स करता है कैटालिटिक यूनिट्स को, इनेबल करता है them to phosphorylate serine and threonine। serine and threonine जो है, serine and threonine का phosphorylation होता है। सो टारगेट प्रोटीन्स में फोस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स में एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेल्स आयन चैनल्स या फिर इट बिकम एक्टिवेटेड और इनहिबिटेड एंजाइम। सो पीके कैन आल्सो फोस्फोराइलेट स्पेसिफिक प्रोटीन्स को फोस्फोराइलेट्स कर सकता है दैट बाइंड टू द प्रोमोटर रीजन्स ऑफ डीएनए कोजिंग इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। ऑलराइट, उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिवेटेड एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है किसको, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी फिर क्या करता है, एक्टिवेट्स करता है प्रोटीन काइनेज ए को बाय बाइंडिंग टू द रेगुलेटरी यूनिट्स इन प्रोटीन काइनेज ए। डिसोसिएशन होगा कैटालिटिक एंड रेगुलेटरी सब यूनिट्स के बीच में प्रोटीन काइनेज ए में। उसके बाद फिर क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये हमारा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का लेक्चर्स। सिग्नल ट्रांसडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूली एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए अलाउ फॉर द फोस्फोराइलेशन ऑफ सीरीन एंड थ्रियोनिन ऑफ टारगेट प्रोटीन्स। जनरेशन होता है सेल्यूलर रेस्पॉन्स का, सेल कुछ रेस्पॉन्स यहाँ पे करेगी। वैल्यू एडिशंस कुछ देख लेते हैं। साइक्लिक एडेनाइन मोनोफॉस्फेट जिसको हम साइक्लिक एएमपी भी बोलते हैं। तो साइक्लिक एएमपी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना है, जिसका नाम है साइक्लिक एडेनाइन मोनोफॉस्फेट। सो सेकेंडरी मैसेंजर है, इसको हम इंटरसेल्युलर सिग्नल ट्रांसडक्शंस पे यूज करते हैं। सिंथेसिस होती है साइक्लिक एएमपी की, कहाँ से, एटीपी में, इज डन बाय एडिनाइलाइज साइक्लेजेस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लोकेट होता है। तो अगर हम देखें इस सिग्नलिंग को, अगर हम समझे, सो इट इज एट्रीब्यूटेड टू ऑल डब्ल्यू, जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया था इसमें, एंड ही वॉन नोबेल प्राइज इन 1971। सो साइक्लिक एएमपी इज यूज्ड फॉर इंट्रासेल्युलर सिग्नल ट्रांसडक्शन, एक सेल से दूसरी सेल में सिग्नल को भेजने के लिए यूज होता है, एंड अफेक्ट्स अ नंबर ऑफ सेल्युलर प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल साइक्लिक एएमपी स्टिमुलेट्स करता है प्रोडक्शन किसका, एटीपी का, मसल कॉन्ट्रैक्शंस में। जैसे मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल का, तो उसके लिए क्या, एटीपी के मॉलिक्यूल्स की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एटीपी तो हर जगह यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टिमुलेट्स करता है एटीपी का प्रोडक्शन, और ये साइक्लिक एएमपी ही है। दूसरी सेल्स में क्या होता है, साइक्लिक एएमपी एनहांस करता है डिग्रेडेशन किसका, स्टोरेज फ्यूल्स का, increases the secretion of acid by gastric mucosa, leads to the dispersion of melanin pigment granules and diminishes the aggregation of blood platelets. So it is also involved in the activation of protein kinases and regulates the effect of adrenaline and glucagon. So in addition cyclic AMP regulates करता है पैसेज ऑफ मेटल आयंस लाइक कैल्शियम आयंस, दैट इज थ्रू आयन चैनल्स के थ्रू जो यहाँ पे होता है। सो अगर हम देखते हैं
कि साइक्लिक एएमपी कैसे इस रेस्पॉन्स को कैरी आउट करता है। सो हाउ डज द सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन को। यहाँ पे हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कैसे होता है वो एक देख लेते हैं। सो दिस इज मीडिएटेड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम जिसका नाम होता है प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम होता है जो कि साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट होता है। सो साइक्लिक एएमपी यहाँ पे इसको आके एक्टिवेट कर देता है प्रोटीन काइनेज ए को, इसके कारण भर देता है। इनएक्टिव फॉर्म जो होती है पीकेए की, ये होता है टेट्रामर, ठीक है, 4 मोनोमर से बना होता है। इसमें 2 कैटालिटिक एंड 2 रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती हैं। साइक्लिक एएमपी के पास एक बाइंडिंग साइट होती है एट द रेगुलेटरी सब यूनिट्स। जब बाइंडिंग होती है साइक्लिक एएमपी की रेगुलेटरी यूनिट्स पे, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती हैं उनका डिसोसिएशन हो जाता है कैटालिटिक सब यूनिट्स पे। फ्री कैटालिटिक सब यूनिट्स are then able to phosphorylate serine residues on the target proteins। तो ये जो फ्री होती हैं, फ्री कौन होती है, अगर हम फ्री कैटालिटिक सब यूनिट्स की बात करें तो फोस्फोराइलेशंस होता है, फोस्फोराइलेट्स किसको करती है, सीरीन रेसिड्यूज को। ओके, तो इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन काइनेज ए फोस्फोराइलेट्स करता है 2 की टारगेट एंजाइम्स को। सिग्नल ट्रांसडक्शन का ही टॉपिक अभी चल रहा है। फोस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम जो विच एक्टिवेटेड बाय फोस्फोराइलेटेड बाय पीकेए, ठीक है। फोस्फोराइलेज काइनेज फोस्फोराइलेट्स करता है, एक्टिवेट्स करता है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज को, जो कि क्या करता है, कैटेलाइज करता है ब्रेक डाउन किसका, ग्लाइकोजन का, टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम इज आल्सो अ टारगेट ऑफ पीकेए। एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिवेट्स। इन दिस केस हाउएवर फोस्फोराइलेशन इनहिबिट्स करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। एलिवेशंस की अगर हम बात करें साइक्लिक एएमपी की, एंड एक्टिवेशन अगर हम बात करें प्रोटीन काइनेज ए का, ब्लॉक करता है फर्दर ग्लाइकोजन सिंथेसिस को एट द सेम टाइम एज इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन। सो बहुत सारी एनिमल सेल्स में साइक्लिक एएमपी के इंक्रीज साइक्लिक एएमपी अगर इंक्रीज हो जाता है, सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल जिससे कि एक्टिवेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का, स्पेसिफिक टारगेट जीन्स का। सर्टेन जीन्स कंटेन करते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस उनके अंदर विद इन देम, एंड दीज सीक्वेंसेस आर कॉल्ड साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट। सो सिग्नल क्या होता है, इट इज कैरीड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस पर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर बाय द कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ प्रोटीन काइनेज ए, जो प्रोटीन काइनेज ए होता है उसकी कैटालिटिक सब यूनिट के द्वारा। सो catalytic subunit is able to enter the nucleus following its release from the regulatory subunits। in nucleus ये एक्टिवेट करता है pKa को, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन काइनेज ए फोस्फोराइलेट्स करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जिसको हम बोलते हैं CREB, 4-CRE बाइंडिंग प्रोटीन लीडिंग टू द एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी इंड्यूसिबल जीन्स। अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन किसका, फोस्फोलिपिड सी बीटा PLC बीटा का। सो इन अनदर पाथवे जो होता है इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग का, इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सेकेंड मैसेंजर्स। जो फोस्फोलिपिड फोस्फोटिडील इन ऑसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट से डिराइव्ड होता है, और ये होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ PIP2 बाय एन एंजाइम जिसको हम बोलते हैं फोस्फोलिपिड सी बीटा। इसकी फिगर यहाँ पे दी हुई है, उसको हम देखेंगे। सो PLC जो होता है जिसको हम फोस्फोलिपिड फोस्फाटिडील इन ऑसिटोल बोलते हैं, इट गेट्स एक्टिवेटेड बाय द G प्रोटीन एंड ये कैटेलाइज करता है प्रोडक्शन ऑफ 2 सेकेंड मैसेंजर्स जिसको हम बोलते हैं डाईएसाइल ग्लिसरोल इन ऑसिटोल 1,4,5
ट्रिस फॉस्फेट, IP3 भी बोलते हैं। सो डाईएसाइल ग्लिसरोल एंड IP3 स्टिमुलेट्स करते हैं डिस्टिंक्ट डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन काइनेज C एंड CA2 प्लस मोबिलाइजेशन रेस्पेक्टिवली। ऑल राइट, सो अब हम देखे हैं, यहाँ पे देखते हैं आगे। ये एक डायग्राम है इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम PIP2 बोलते हैं। दिस इज PLC, दिस इज DAG एंड उसके बाद आता है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ PIP2 टू जनरेट DAG एंड IP3। सो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का अगर हम देखें, रिसेप्टर्स टायरोसिन काइनेज इंक्लूड्स करता है रिसेप्टर्स फॉर मोस्ट पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स। सो दीज आर आल्सो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन्स। अगर हम बात करें रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस की, तो यहाँ पे आपको एक एन टर्मिनल एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन मिलेगी, सिंगल अल्फा हेलिक्स ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट मिलेगा, एक साइटोसोलिक C टर्मिनल आपको डोमेन मिलेगी। C टर्मिनल जो डोमेन होती है, यहाँ पे प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, राइट। सो आरटीकेज डायरेक्टली लिंक्ड है टू इंट्रासेल्युलर एंजाइम। आरटीकेज फोस्फोराइलेट्स करते हैं आप देयर सबस्ट्रेट प्रोटीन्स ऑन टायरोसिन रेसिड्यू एंड हेंस द नेम टायरोसिन काइनेज, ये यहीं से ही पड़ा है। सो यहाँ पे देखते हैं हम इस डायग्राम में एक्टिवेशंस को देख लेते हैं। एक्टिवेशन किसका देख रहे हैं हम? एक्टिवेशन हम देख रहे हैं, सॉरी। सो यहाँ पे हम एक्टिवेशंस अगर देख रहे हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज प्रोटीन का, ये हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। यहाँ पे हमारे होते हैं इनएक्टिव मोनोमर्स, यहाँ पे हमारा होता है डाइमेराइजेशन, यहाँ पे होता है फोस्फोराइलेशन और यहाँ पे इसका एक्टिवेशन होता है। सो यहाँ पे ये इनएक्टिव रिले प्रोटीन होता है, यहाँ पे होता है एक्टिव रिले प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं depiction of receptor tyrosine kinase and its activation of phosphorylation। So बाइंडिंग होती है, जब ये बाइंड करता है आके चिपकता है लाइगेंड्स कहाँ पे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन पे इन रिसेप्टर्स की। तो इससे क्या होता है? डाइमेराइजेशन होता है आरटीकेस। लाइगेंड इंड्यूसेस रिसेप्टर डाइमेराइजेशन thereby एक्टिवेटिंग देयर साइटोसोलिक काइनेज डोमेन। उनका जो साइटोसोलिक काइनेज डोमेन है एक्टिवेट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा? फोस्फोराइलेशन होगा रिसेप्टर्स का एंड देन फिर क्या होगा? जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं डाइमेराइज रिसेप्टर्स की, क्रॉस फोस्फोराइलेट्स करती हैं एक दूसरे को। फोस्फोराइलेशन दोनों जगह पे होता है, कैटालिटिक एंड नॉन कैटालिटिक साइट्स पे एंजाइम टायरोसिन काइनेज की। फोस्फोराइलेशन जो होता है यहाँ पे नॉन कैटालिटिक साइट्स पे, तो वहां पे एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स बन जाता है एडिशनल प्रोटीन्स के दैट ट्रांसमिट इंट्रासेल्युलर सिग्नल डाउनस्ट्रीम एंड ये क्या करते हैं ऑफ द एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अटैचेस देमसेल्व्स टू द फॉस्फेट ग्रुप through SH2 domains. So these are so called because they were first recognized in protein tyrosine kinase related to SRC, oncogenic protein of Rose sarcoma virus, and therefore SRC homology 2. SH2 domains consist करते हैं approximately 100 amino acids and bind to specific short peptide sequences containing phosphotyrosine residues. Binding of proteins having SH2 domains with the activated RTK, it leads to localization of SH2 containing proteins to the plasma membrane. Other proteins get associated with this complex. उससे क्या होता है? प्रमोशंस होता है ओके। सो यहाँ पे क्या होता है? फिर लोकलाइजेशन होता है SH2 कंटेनिंग प्रोटीन्स का, कहाँ पे? टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आफ्टर दैट अदर प्रोटीन्स गेट एसोसिएटेड विद दिस कॉम्प्लेक्स। सो प्रोमोट्स करता है फोस्फोराइलेशंस दूसरे प्रोटीन्स का, स्टिमुलेट्स करता है उनकी एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होती है उनको, एंड यहाँ पे क्या होता है? जनरेशंस होता है रिस्पॉन्सेस का जनरेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल होता है। सो
Phospholipase C gamma with its SH2 domain attaches itself with activated receptors. Activated receptors के साथ क्या होता है, अटैच करता है प्रोटीन टायरोसिन काइनेसिस को. This interactions localizes PLC gamma to the plasma membrane. Activated PLC acts on PIP2 and produces DAG and IP3. Okay, so यहाँ पे growth factors, for example ये growth factors है. This is the plasma membrane. SH2 domain है, PIP2 यहाँ पे क्या होगा, it gets converted into IP3 and यहाँ पे ये DAG का रिलीज होता है. So activation of phospholipase C by protein tyrosine kinase diacylglycerol, it remains associated with the plasma membrane. Diacylglycerol thus produced activates करता है protein kinase C के. Many of the protein kinase C plays करते हैं important roles in the control of cell growth and differentiation. प्रोटीन काइनेस सी फिर एक्टिवेट्स करते हैं दूसरे इंट्रासेल्युलर टारगेट्स को, जैसे कि एक्टिवेशन ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन काइनेस. दिस लीड्स टू फोस्फोराइलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशंस. ओके, सो दूसरे सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो IP3 है, जिसको हम इन ऑसिटोल ट्राइफॉस्फेट्स के नाम से जानते हैं. IP3 प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ PIP2. PIP2 की ब्रेकिंग से ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. इट इज अ स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स. इट इज रिलीज्ड इनटू द साइटोसोल ऑफ द सेल. सो साइटोसोल में एक्ट करता है एज अ सिग्नल टू द रिलीज ऑफ कैल्शियम ions from intracellular stores, mainly from ER. IP3 रिलीज करता है Ca2+ को from the ER by binding to the receptors on its surface. Receptors on ER ligand gated calcium channels हैं. This result in increase in cytosolic calcium 2 levels. Increase Ca2+ levels affects करता है एक्टिविटीज का बहुत सारे टारगेट प्रोटीन्स का, इंक्लूडिंग प्रोटीन काइनेजेस एंड फॉस्फेटेजेस. अब बात करते हैं हम कैल्शियम आयंस की. सो कैल्शियम एक दूसरा इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स है. इंट्रासेल्युलर कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें Ca2+ की, इट कैन बी इंक्रीज थ्रू अनदर पाथवे ऑल्सो. दिस इन्वॉल्व्स द एंट्री ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर कैल्शियम 2 आयंस थ्रू कैल्शियम 2 चैनल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. एक्स्ट्रा सेल्युलर कैल्शियम की जब एंट्री होती है, इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स लाइक नर्व एंड मसल सेल्स. सो इन दीज सेल्स वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में खुल जाते हैं मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन से. सो जो रिजल्टिंग इंक्रीजेस इन इंटरसेल्युलर कैल्शियम 2+ आयन ट्रिगर करता है फर्दर रिलीज किसका, कैल्शियम आयंस का फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्टोर्स बाय एक्टिवेटिंग डिस्टिंक्ट कैल्शियम 2+ चैनल्स. उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट कुछ सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स की, तो उसकी समरी की अगर हम बात करें तो एक बार समरी हम देखते हैं. बहुत सारे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं एक सेल से सिक्रीट होते हैं, बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स पे जाके दूसरे सेल्स के, जो सरफेस पे भी हो सकते हैं या फिर इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा. एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर्स भी होते हैं. इंट्रासेल्युलर होते हैं सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेल्युलर होते हैं सेल के सरफेस से. सो सेल सिग्नलिंग इट इज डिवाइडेड इनटू 3 जनरल कैटेगरीज, एंडोक्रीन, पैराक्रीन एंड ऑटोक्रीन सिग्नलिंग. ठीक है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, और जिस डिस्टेंस पे जहाँ पे जिस डिस्टेंस पे सिग्नल्स को ट्रांसमिट होना है. स्टेरॉइड हार्मोन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, न्यूरोट्रांसमिटर्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, आइकोसिनोइड्स, प्लांट हार्मोन्स, सारे के सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं. और हम इनको लाइगेंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइगेंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिग्नल को लेके जाते हैं. 2 इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स के बारे में हम बात करते हैं जिससे ये रिसेप्टर जाके बाइंड करते हैं. जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, लार्जेस्ट फैमिली होती है ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स की. रिसेप्टर्स बहुत सारे हार्मोन्स के लिए होते हैं एंड बहुत सारे न्यूरोट्रांसमिटर्स के लिए भी होते हैं. सिग्नल्स को लेके जाते हैं इंट्रासेल्युलर टारगेट्स को वाय द इंटरमीडियरी एक्शन ऑफ जी प्रोटीन. सो जी प्रोटीन्स जो हैं यहाँ पे ये
हमारे रिसेप्टर्स हो गए। रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस आता है। रिसेप्टर प्रमोस्ट ग्रोथ फैक्टर्स, ये होते हैं हमारे प्रोटीन टायरोसिन काइनेजेस रिसेप्टर्स होते हैं। साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम IP3 सारे के सारे एक्ट करते हैं सेकेंड मैसेंजर्स की तरह, रेस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग आउट सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो ये सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज लेके आते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं वन वर्ड डेफिनेशन, जो कि 1 मार्क्स में आ सकती है। ऑटोक्रीन सिग्नलिंग क्या होती है? सिग्नलिंग जहाँ पे सेल रेस्पॉन्स करती है टू मॉलिक्यूल्स ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ, यानी कि जो सेल सिग्नलिंग जो कि अपने आप को ही सिग्नल पहुंचाती है, इसको हम बोलते हैं ऑटोक्रीन सिग्नलिंग, जो सेल खुद को ही सिग्नल पहुंचाती है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसको हम ग्रोथ फैक्टर्स भी बोलते हैं, वो इस सेल से प्रोड्यूस होते हैं, उसको ये रिस्पॉन्ड करेगी। एंडोक्रीन सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग जहाँ पे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोक्रीन सेल्स रिलीज करती है एंड आर कैरीड टू डिस्टेंट टारगेट सेल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो जाते हैं। GPRF, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलाइसिस होते हैं। लाइगेंड बाइंडिंग होती है जब इन पे, तो कन्फर्मेशन चेंज होता है जिससे कि जी प्रोटीन यहाँ पे आके एक्टिवेट हो जाते हैं। लाइगेंड क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है जो कि कॉम्प्लेक्स बनाता है रिसेप्टर्स बायोमोलिक्यूल के साथ, जो कि केमिकल कन्फर्मेशन को ऑल्टर कर देता है, जिससे क्या होता है? ऑल्टरेशन होता है इसके फंक्शनल स्टेट का। अब हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। अगर हम बात करें, छोटे से छोटे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कैरी सिग्नल्स बिटवीन न्यूरॉन्स या फिर बिटवीन न्यूरॉन्स एंड टारगेट सेल्स। पैराक्रीन सिग्नलिंग, लोकल सेल टू सेल सिग्नलिंग बिटवीन नेबरिंग सेल्स। Phospholipid enzyme involved in hydrolysis of phosphatidyl inositol 4,5 bisphosphate to form second messenger, जिसको हम बोलते हैं डायसाइल ग्लिसरॉल एंड इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद आता है PIP2 फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल 4,5 बिस्फॉस्फेट। फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड कंपोनेंट है इन अ लीफलेट का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फोस्फोराइलेशन जब इसका होता है, PI3 काइनेज जब करता है तो सेकेंड मैसेंजर बनता है PIP3। हाइड्रोलिसिस जब होती है फोस्फोलिपिड C की, जो कि हार्मोन से स्टिमुलेट्स होती है, तो ये क्या करता है? ईल्ड्स करता है सेकेंड मैसेंजर डायसाइल ग्लिसरॉल एंड इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो PIP3 की अगर हम बोलते हैं फोस्फेटिडिल इनोसिटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट, इट इज फॉर्म्ड बाय फोस्फोराइलेशन ऑफ PIP2। PI3 काइनेज फोस्फेटिडिल इनोसिटीड 3 काइनेज एक एंजाइम है विच इज इन्वॉल्व्ड इन फोस्फोराइलेशन ऑफ PIP2 टू सेकेंड मैसेंजर PIP3। रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज मेम्ब्रेन स्पेनिंग रिसेप्टर्स होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर लाइगेंड्स के लिए। सेकेंड मैसेंजर सिग्नल ट्रांसड्यूसर जो रेगुलेट्स करता है इंट्रासेल्यूलर प्रोसेसेस को। स्टेरॉइड हार्मोन्स रिसेप्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट regulates gene expression in response to what? In response to steroid हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो चुका है। एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं डिफरेंशिएशन करके। ऑटोक्रीन पैराक्रीन सिग्नलिंग, रिसेप्टर्स लाइगेंड क्या होते हैं, इंटरनल रिसेप्टर एंड सेल सरफेस रिसेप्टर्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस आ सकती हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन की, फोस्फोराइलेशन, रिसेप्टर, ligand second messengers etc. Describe the mechanism of action of hormone glucagon and epinephrine on glycogen metabolism. Describe the functioning of receptor tyrosine kinases. List the various molecules जो कि एक्ट करते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल्स की तरह किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में। वेरियस सेकेंड मैसेंजर्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपको उनका जो फंक्शन है वो आपको बताना है। एंड उसके बाद आता है आपको शॉर्ट नोट्स देना है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस पे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स पे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर पे। यहाँ पे भाई ये हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे खत्म हो गया है। तो अगर आपको
अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, प्लीज डू लाइक, share and subscribe with your friends and relatives, and thank you so much. Please keep supporting.